गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे सेकेंड यूनिट का, जो कि टेंसर्स के बारे में है, और ये है कोशेंट लॉ या भागफल नियम, जो कि ओपन एग्जाम में पूछा जाता है। इस नियम से पहले हम देखें इस नियम का उपयोग क्या है। तो भागफल नियम का उपयोग है ये पता लगाने में कि कोई अज्ञात राशि अगर हमें दी हुई है, मान लो x, तो ये अज्ञात राशि प्रदिश है या नहीं। भागफल नियम से हमें क्या पता लगता है कि दी हुई अज्ञात राशि x प्रदिश है अथवा नहीं। अब ये कैसे पता लगता है? ये जो दी हुई अज्ञात राशि है x, इसका एक किसी भी आर्बिट्रेरी टेंसर से, यानी स्वेच्छ प्रदिश, हम अपनी तरफ से कोई प्रदिश ले लेते हैं और उसका इस x के साथ, अज्ञात राशि के साथ आंतर गुणनफल लेते हैं, उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं। किसके साथ? अज्ञात राशि के साथ स्वेच्छ प्रदिश का। अगर इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें प्रदिश प्राप्त होता है तो ये जो x है ये भी प्रदिश होगा। ठीक है। तो भागफल नियम क्या कहता है, अब आप ध्यान से सुने, कि किसी अज्ञात राशि x का किसी स्वेच्छ प्रदिश के साथ आंतर गुणनफल से यदि एक प्रदिश प्राप्त होता है तो यह राशि x भी प्रदिश होगी। ठीक है। तो बहुत सिंपल हो गया ये। x इसका किसी स्वेच्छ प्रदिश, कोई एक प्रदिश ले लिया, ये हमें पता है, इसके साथ आंतर गुणनफल अपन ने लिया और जो रिजल्ट आया वो हमें अगर प्रदिश ही प्राप्त हुआ तो x भी प्रदिश होगा। अब इसको हम प्रूव कैसे करें? तो इसका प्रूफ, इसके लिए मान लो हम एक अज्ञात राशि लेते हैं, अज्ञात राशि ये हमने ले ली x, और इसमें मान लो XIS, यानी इसमें दो सूचकांक हैं XIS। अब ये हमें ये नहीं पता है कि ये सहचर है या प्रतिचर है, लेकिन मान लो इसमें दो सूचकांक हैं। और अब भागफल नियम के अनुसार हमें इस अज्ञात राशि का एक स्वेच्छ प्रदिश से आंतर गुणनफल कराना है या निकालना है। तो स्वेच्छ प्रदिश ले लेते हैं एक। स्वेच्छ प्रदिश हमने क्या ले लिया? ये AJK। तो ये AJK स्वेच्छ प्रदिश है और ये क्या है? दो कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ठीक हो। अब इनका हमने आंतर गुणनफल निकालना है। तो आंतर गुणनफल क्या होगा? पहले बाह्य गुणनफल XIS डॉट AJK। ठीक है ना। ये पहले बाह्य गुणनफल, आंतर गुणनफल कल बताया था कि बाह्य गुणनफल करते हैं पहले और उसके बाद उसका जो भी आता है उसका संकुचन कर देते हैं, उससे जो प्राप्त होता है वो आंतर गुणनफल कहलाता है। तो ये तो हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया, यानी बाह्य गुणनफल कर दिया। अब इसका हमने कॉन्ट्रैक्शन करना है, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक सहचर सूचकांक, एक प्रतिचर सूचकांक, इनको हम बराबर कर देते हैं, है ना। तो यहां पर मान लो हम कर देते हैं S बराबर J कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? XIJ डॉट AJK। ठीक है। तो ये इन दोनों का आंतर गुणनफल ये हो गया। ठीक है। और इससे मान लो ये जो आया हमारे पास XIJ डॉट AJK
इस आंतर गुणनफल से हमें मान लो, आंतर गुणनफल से क्या होता है आपको बताया था कि दिए गए प्रदिश की कोटि 2 से कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है। तो अब इसकी कोटि कितनी थी, जो बाह्य गुणनफल था हमारा, है ना, 2 ये और 2 ये, यानी कोटि कितनी थी, 4 कोटि थी। और इसका हमने क्या कर दिया, संकुचन कर दिया, s बराबर j, कॉन्ट्रैक्शन किया, कॉन्ट्रैक्शन करने से ये आया। तो संकुचन से क्या होता है, कोटि 2 कम हो जाएगी, यानी पहले 4 थी -2, दिस विल बी इक्वल टू 2। यानी इसमें जो अब मूक सूचकांक आया है उसको हम छोड़ देंगे। तो मूक सूचकांक देखो क्या आया है, j आया है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको हम छोड़ देंगे। तो जो हमें यहाँ नई राशि जो मिल रही है उसको लिखेंगे हम BIK। ये हमने माना कि हमें ये प्राप्त हुआ। तो देखो अब हम क्या मान के चल रहे हैं, अज्ञात राशि, स्वेच्छ प्रदिश हमने अपनी तरफ से लिया, इस अज्ञात राशि और स्वेच्छ प्रदिश का हमने आंतर गुणनफल लिया, और आंतर गुणनफल से हमें प्रदिश प्राप्त हो गया, ये हमने माना। तो अब भागफल नियम के अनुसार अगर ये प्रदिश है तो XIJ जो राशि है वो भी एक प्रदिश की तरह ही उसको बिहेव करना चाहिए, उसको भी एक 2 कोटि के प्रदिश की तरह ही रूपांतरित होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। अब जो हमें पता है वहां से लेके हम शुरू करते हैं कि AJ के एक प्रदिश है तो ये प्रदिश की तरह रूपांतरित होगा, और 2 कोटि के मिश्रित प्रदिश का रूपांतरण समीकरण क्या होता है, हम लिख देते हैं, इधर ले लें A बार। पहले तो ये जो समीकरण हमें आई, मान लो ये समीकरण 1 आई, ये मान लो समीकरण है S तंत्र में, इस इक्वेशन को हम रूपांतरित करते हैं S डैश फ्रेम में। ठीक है, S डैश फ्रेम में अगर हम इसका रूपांतरण करें तो क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, है ना। तो X बार, और ये इंडेक्स अपनी तरफ से चेंज करके लिख देते हैं, मान लो ये हो गया PQ, फिर A बार QR इज इक्वल टू B बार। अब ये Q तो सेम है, जैसे यहाँ J सेम था, IK, यहाँ IK आया तो यहाँ PR आ जाएगा, PR। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई S डैश तंत्र में। इसी इक्वेशन को हमने कहाँ ले गए, S डैश तंत्र में ले गए। अब ये जो प्रदिश है AJK, ये रूपांतरित होकर S डैश तंत्र में क्या हो गया, A बार QR। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, A बार QR इज इक्वल टू, इधर ले देंगे, लिख देंगे AJK, ये अपन ने किया है रूपांतरण पहले भी। तो X बार Q ऊपर का ऊपर आएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग J है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब R नीचे है तो नीचे आएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग K ऊपर आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह ही ये BIK जो है ये रूपांतरित होकर S डैश में क्या हो जाता है, B बार PR। तो ये रूपांतरण समीकरण भी लिख लेते हैं हम, B बार PR इज इक्वल टू, इधर लिख दिया BIK। अब P और R ये तो नीचे आएंगे, I के ऊपर आएंगे, I डेल X बार P डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार R। अब इसमें हम BIK का समीकरण 1 से ये मान रख सकते हैं, XIJ AJK। तो ये क्या आ जाएगा, B बार PR डेल XI अपॉन डेल X बार P डेल XK डेल X बार R। और BIK का ये समीकरण 1 से हमने ये मान रख दिया XIJ और AJK। ये आ गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से ये मान B बार PR का, ठीक है, और
इक्वेशन 3 से ये ए बार क्यू आर का मान, ये हम किस में रख दें, इक्वेशन 2 में रख दें। किस में रख दें, इक्वेशन 2 में। तो एक्स बार पी क्यू ये तो एज इट इज, और इसके साथ क्या है, ए बार क्यू आर। तो ए बार क्यू आर का ये मान रख देते हैं, डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे डेल एक्स के डेल एक्स बार आर ए जे के, दिस इज इक्वल टू बी बार पी आर। तो बी बार पी आर कहाँ से रखेंगे मान, ये रहा यहाँ पर, ये रख देते हैं डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स के डेल एक्स बार आर एक्स आई जे ए जे के। इसको इस साइड ले आए तो ये देखो ये कॉमन है, डेल एक्स के डेल एक्स बार आर ए जे के, ये यहाँ पर भी है डेल एक्स के डेल एक्स बार आर और ए जे के। तो ये कॉमन ले लेते हैं, डेल एक्स के डेल एक्स बार आर ए जे के, और अंदर क्या आ गया, एक्स बार पी क्यू डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे, ये वाली राशि, माइनस इधर से ये डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी और एक्स आई जे, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये तो स्वेच्छ प्रदिश है, हमने लिया है ना, तो ये दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट में जो है ये इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, पी क्यू डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी एक्स आई जे, दिस इज इक्वल टू 0। या एक्स बार, अब हम ऐसा करें, इस पूरी को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार एन, इससे हमने इस पूरी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या आएगा, एक्स बार पी क्यू डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार एन डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे माइनस डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी, और इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, डेल एक्स एम डेल एक्स बार एन एक्स आई जे इज इक्वल टू 0। तो हमने कुछ नहीं किया है, ऊपर जो इक्वेशन है इस पूरी को डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार एन, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एक्स बार पी क्यू, ठीक, इसके नीचे ये लिख लेते हैं, यानी डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स जे, इसके नीचे ये लिख लिया, और इसके नीचे ये लिख लेते हैं डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार एन, और ये सारी हम इस साइड ले जाएं, इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स एम डेल एक्स बार एन एक्स आई जे, ये इक्वेशन आ गई। एक्स बार पी क्यू, ये हो गया क्रोनेकर डेल्टा एम जे, ठीक है, ये हो गया क्रोनेकर डेल्टा जो कि एस डैश तंत्र में क्यू एन,
इस पे बार लग रहा है इसलिए इस पे बार लगा देंगे अपन, ये बार नहीं है इस पे बार नहीं लगाया है। दिस इज इक्वल टू डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स एम डेल एक्स बार एन एक्स आई जे। अब हमें पता है क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी से कि ये तभी सरवाइव करेगा जब m बराबर j होगा, और ये तभी सरवाइव करेगा जब n बराबर q होगा। तब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अन्यथा ये 0 हो जाएगी। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें m बराबर j लेना पड़ेगा और इसमें n बराबर q लेना पड़ेगा, जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, x बार पी क्यू, ये दोनों तो 1 हो गए, इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार पी और ये x m की जगह क्या लिया है हमने, j अपॉन डेल एक्स बार n की जगह क्या लिया है, q, ये आ गया आई जे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि ये जो राशि है और ये राशि है, ये इन दोनों के बीच में रूपांतरण समीकरण है। ठीक है ना, यानी देखो ये किस तरह रूपांतरित हो रही है, P और Q ये नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब ये सहचर प्रदिश है। एक तो ये है कि इसमें अपने पास दो आंशिक अवकलज आ रहे हैं, दो आंशिक अवकलज आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो कोटि का प्रदेश है ना। और ये नीचे आ रहे हैं पी क्यू, इसका मतलब ये सहचर प्रदेश है। ठीक है, और पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आई जे ये इस साइड के जो हैं ये ऊपर आ गए। तो ये एक दो कोटि के सहचर प्रदेश का रूपांतरण समीकरण हमें शो कर रहा है। इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आया था, देखो एक्स बार पी क्यू इज इक्वल टू एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स जे डेल एक्स बार क्यू एक्स आई जे। ये तो मैंने पीछे जो इक्वेशन थी वही लिखी है। तो ये एक दो कोटि के सहचर प्रदेश, यानी जैसे इसको हम लिख दें सी बार पी क्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार पी डेल एक्स जे डेल एक्स बार क्यू, और ये हो गया सी आई जे, है ना। तो ये दो कोटि के सहचर प्रदेश का जो रूपांतरण समीकरण है, ये देखो यही होता है, इसके अनुरूप ही ये बिहेव कर रही हैं दोनों राशियां। इसका मतलब ये जो x राशि है ये एक दो कोटि का सहचर प्रदेश है। ठीक है, ये S तंत्र में हो गया और ये S डैश तंत्र में हो गया। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे अज्ञात राशि x, उस अज्ञात राशि का हमने एक स्वेच्छ प्रदेश ए जे के से आंतर गुणनफल किया, और आंतर गुणनफल करने पर हमको मान लो प्रदिश मिला, ये हम मान के चले कि प्रदिश मिला। और भागफल नियम कहता है कि आंतर गुणनफल के पश्चात, अगर अज्ञात राशि से आंतर गुणनफल के पश्चात अगर प्रदिश मिलता है तो ये जो अज्ञात राशि है ये भी प्रदिश ही होगी। तो हमने इस प्रोसेस से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि वास्तव में जो अज्ञात राशि x है वो प्रदिश ही हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम भागफल नियम को
प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑफन इसको रिपीट किया जाता है क्वेश्चन पेपर जब बनता है, तो आपको ज़रूर ये लिख के 2-3 बार इसको याद करना है। हैव ए नाइस डे।